नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री शिंदे से कल राज्य विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने को कहा। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा। सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक को आज से चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया। 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में इस वर्ष मई में 18.1% की वृद्धि। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से लागू। अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दल आज असम में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करेगा। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज ओडिशा के जगन्नाथपुरी में शुरू हो रही है। ओलंपिक चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वीडन के स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग टूर्नामेंट में भाला फेंक स्पर्धा में अपना पहला पदक जीता। भारत और इंग्लैंड के बीच पुनः निर्धारित 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच आज से बर्मिंघम में। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं लवली निगम। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री से कल विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने को कहा है। शपथ ग्रहण के बाद कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की। मंत्रिमंडल ने इस महीने 2 और 3 तारीख को राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया। कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन, वर्षा जल और राज्य में फसल बीमा स्थिति की भी समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सीएम शिंदे ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में विकास कार्यों को तेज और कुशल तरीके से आगे बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। श्री शिंदे ने कहा कि वह भाग्यशाली है कि उनकी टीम में फडणवीस जैसे अनुभवी उप मुख्यमंत्री है। विभिन्न विकास परियोजनाओं को गति देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने मेट्रो परियोजनाओं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि राजमार्ग के साथ जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के महत्व पर जोर दिया। शीर्ष नौकरशाहों के मौजूदगी में की गई बैठक में सीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशासन विभिन्न सेवाओं को कुशल और समयबद्ध तरीके से पूरा करने की उनकी योजनाओं में सहयोग करेगा। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 18 तारीख से शुरू होगा और 12 अगस्त को संपन्न होगा। लोकसभा सचिवालय ने बताया है कि सत्र के दौरान कुल 18 बैठक होंगी। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त को होगा। इन दोनों ही संवैधानिक पदों के लिए मतों की गिनती भी मानसून सत्र के दौरान होगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को इस महीने की 25 तारीख को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पद की शपथ दिलाई जाएगी। नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक को आज से 10 जुलाई तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे। वैधता अवधि की समाप्ति के बाद चुनावी बॉन्ड जमा करने पर किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किया गया चुनावी बॉन्ड उसी दिन जमा हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ओडिशा के तालचेर में राष्ट्रीय ताप बिजली निगम एनटीपीसी का बिजली संयंत्र जल्द ही फिर से सक्रिय किया जाएगा। तालचेर में महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड के अधीन गठित 2 केंद्रीय विद्यालयों का उद्घाटन करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि मोदी सरकार तालचेर में बंद पड़े उर्वरक कारखाने को 13,000 करोड़ रुपए की लागत से फिर से संचालित करने जा रही है। इस अवसर पर उन्होंने राजनीतिक दलों और संगठनों से कहा कि प्रदर्शनों के दौरान कोयला उत्पादन में बाधा न डालें। बाद में कल श्री प्रधान और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर के पास खुर्दा रोड पर खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन के नए भवन का उद्घाटन किया।
भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तौर पर कल चिकित्सा सहायता की 7वीं खेप भेजी। इसमें 6 टन आवश्यक दवाएं शामिल हैं। ये सहायता सामग्री काबुल में विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंदिरा गांधी बाल चिकित्सालय को दी गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान के लोगों की तत्काल सहायता अपील पर भारत ने अब तक 20 टन चिकित्सा सहायता भेजी है। इनमें आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, टीबी रोधी दवाएं और कोविड रोधी 5 लाख टीके शामिल हैं। अफगानिस्तान की खाद्य सुरक्षा के लिए भारत ने 35,000 टन गेहूं उपलब्ध कराया है। अफगानिस्तान में हाल के विनाशकारी भूकंप के बाद भारत मदद पहुंचाने के लिए सबसे पहले सामने आया है। भारत ने लगभग 28 टन राहत सामग्री भेजी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात स्पॉटलाइट कार्यक्रम में भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद ममुंदजई से एक विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री ममुंदजई ने अफगानिस्तान में भूकंप राहत के कामों में भारत के सहयोग की सराहना की। I appreciate the support extended by India, and I am touched by the words of the Prime Minister that India stands by you when he announced the support to Afghanistan. At the moment, we look at first aid kit support, tents, sleeping bags, and those materials, those relief items needed during or the aftermath of an earthquake. Several countries in the region, particularly India, had sent 27 metric ton of assistance, and more assistance is going to be there on the way. ये भेंटवार्ता FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटर्स पर रात 9:15 बजे सुनी जा सकेगी। ये हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगी। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। आज से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पाबंदी रहेगी। प्रतिबंध के दायरे में जिन वस्तुओं को शामिल किया गया है उनमें प्लास्टिक की तिल्ली के कान का मैल निकालने वाले बड्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पॉलीस्टाइरीन यानी थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक कप और प्लास्टिक के बर्तन शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने बताया कि प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक सामान के अवैध उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज रात 7:40 पर सुर्खियों में कार्यक्रम में परिचर्चा प्रसारित होगी। आइए जानें सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का आह्वान किया है। साल 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य हमें हासिल करना है। ये भी देखने को मिल रहा है कि प्लास्टिक के कैरी बैग का उपयोग बहुत तेजी से घट रहा है। मुझे ये भी जानकारी है कि देश भर में करोड़ों लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का संकल्प लिया है। ऐसे प्लास्टिक से हमें देश को मुक्त करना है। इससे पर्यावरण का भी भला होगा, हमारे शहरों की सड़कों और सीवेज को ब्लॉक करने वाली बड़ी समस्या का समाधान भी होगा और हमारे पशुधन की, समुद्री जीवन की भी रक्षा होगी। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा कल से शुरू हो गई है। लगभग 2,750 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे ने पहलगाम के नुनवान आधार शिविर से यात्रा शुरू की। अनंतनाग के उपायुक्त ने तीर्थयात्रियों को रवाना किया। आकाशवाणी श्रीनगर ने कल से बालतल आधार शिविर से श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित विशेष प्रसारण शुरू किया है। आकाशवाणी ने बालतल में एक FM ट्रांसमिशन सुविधा और स्टूडियो की स्थापना की है, जहां से यात्रियों के लिए प्रतिदिन सवेरे 7 बजे से रात 10 बजे तक विशेष प्रसारण किया जाएगा। यात्रियों के लिए यह प्रसारण आकाशवाणी के न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध रहेगा। इसे FM 103.7 मेगाहर्ट्ज और DTH पर सुना जा सकता है। यह दैनिक प्रसारण रक्षाबंधन के पर्व तक जारी रहेगा। विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा आज ओडिशा के जगन्नाथपुरी में शुरू हो रही है। 12वीं सदी से चली आ रही इस यात्रा में हर साल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रह जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। एक रिपोर्ट।
भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पवित्र शहर पुरी के श्री क्षेत्र पहुंच चुके हैं। 9 दिन की यह यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर से 2 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर तक जाएगी। ये यात्रा कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष बाद हो रही है। श्रद्धालुओं में रथ को खींचने के लिए अपार उत्साह और उत्सुकता है। भारी भीड़ को देखते हुए रथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सशस्त्र पुलिस की 180 टुकड़ियां सुरक्षा प्रबंधों में तैनात की गई हैं। लगभग 50 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। गुजरात में अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजित की जा रही है। भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के रथ अपने पारंपरिक यात्रा मार्ग से गुंडीचा मंदिर तक जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अहमदाबाद में 145वीं ऐतिहासिक रथ यात्रा पुराने शहर के जमालपुर क्षेत्र में स्थित 400 साल पुराने भगवान जगन्नाथ मंदिर से शुरू हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज सुबह भगवान जगन्नाथ मंदिर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ मंगला आरती की। रथ यात्रा मंदिर में सोने की झाड़ू द्वारा प्रतीकात्मक रूप से मार्ग की सफाई की पारंपरिक पहन विधि के साथ शुरू हुई। 3 रथों का नेतृत्व 18 सजे धजे हाथी कर रहे हैं, जबकि 101 ट्रक, 30 अखाड़े, 18 भजन मंडली और बड़ी संख्या में साधु संत रथों के पीछे चल रहे हैं। देर शाम तक मंदिर वापस आने से पहले रथ यात्रा अपने 18 किलोमीटर लंबे पारंपरिक मार्ग से होकर गुजरेगी। रथ यात्रा उत्सव के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए ड्रोन और बॉडी वियर कैमरा के साथ 25,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रथ यात्रा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा में समूचा समुदाय भाग लेता है। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री शिंदे से कल राज्य विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने को कहा। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा। सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक को आज से चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया। 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में इस साल मई में 18.1% की वृद्धि। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से हो गए लागू। अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल आज असम में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करेगा। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज ओडिशा के जगन्नाथपुरी में शुरू हो रही है। ओलंपिक चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वीडन के स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग टूर्नामेंट में भाला फेंक स्पर्धा में अपना पहला पदक जीता है और भारत तथा इंग्लैंड के बीच पुनः निर्धारित 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच आज से बर्मिंघम में। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। देश के 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में इस वर्ष मई महीने में 18.1% की वृद्धि दर्ज की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि सीमेंट, कोयला, उर्वरक और बिजली उद्योगों में उत्पादन बढ़ने से ये वृद्धि संभव हुई है। मई 2022 में सीमेंट उद्योग में सर्वाधिक वृद्धि 26.3% दर्ज की गई। कोयला क्षेत्र में 25% से अधिक की बढ़ोतरी रही। उर्वरक उद्योग में 22.8% और बिजली उद्योग में 22% की वृद्धि दर्ज की गई। प्रमुख उद्योग सूचकांक में देश के 8 चुने हुए उद्योग का संयुक्त और पृथक कार्य निष्पादन शामिल होता है। आज माल और सेवा कर दिवस है।
देश में पुरानी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के स्थान पर माल और सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था। वर्ष 2017 में 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि को संसद के केंद्रीय कक्ष में एक विशेष समारोह में इसका शुभारंभ हुआ था। माल और सेवा कर एक राष्ट्र एक बाजार एक कर के विचार के साथ लागू किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में 5वें माल और सेवा कर दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ आ गए हैं निखिल कुमार। ओलंपिक चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वीडन के स्टॉकहोम में डायमंड लीग टूर्नामेंट में भाला फेंक स्पर्धा में अपना पहला पदक जीता है। उन्होंने एक महीने में दूसरी बार अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये पदक जीता। नीरज 89.94 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। क्रिकेट की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां क्रिकेट टेस्ट मैच आज से बर्मिंघम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दिन में 3 बजे से शुरू होगा। ये मुकाबला टीम इंडिया के पिछले इंग्लैंड दौरे पर ही खेला जाना था, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच इसे स्थगित कर दिया गया। भारत इस श्रृंखला में 2-1 से आगे है। जसप्रीत बुमराह इस मैच में कप्तानी करेंगे। इसके बाद इंग्लैंड के साथ 3 T20 मुकाबले 7 जुलाई से शुरू होंगे, जबकि 3 एक दिवसीय मैच 12 जुलाई से खेले जाएंगे। उधर कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु और एचएस प्रणय आज अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। महिला सिंगल्स में सिंधु का सामना ताइवान की ताई जू यिंग से होगा। पुरुष सिंगल्स में प्रणय का सामना इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से होगा। भारत के पारुपल्ली कश्यप को दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। इस बीच भारत ने ट्यूनीशिया में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में कल 13 पदक जीते। इनमें 5 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। कल पहला स्वर्ण पदक संदीप संजय सरगर ने भाला फेंक में जीता था। प्रतियोगिता में भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं। इनमें से 8 स्वर्ण, 10 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। असम में हाल की बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने के लिए गृह मंत्रालय का अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल कल गुवाहाटी पहुंचा। केंद्रीय दल ने राज्य सरकार, सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। नुकसान का आकलन की प्रक्रिया तेज करने के लिए केंद्रीय दल 2 समूहों में बंटकर संबंधित जिलों का दौरा करेंगे। मुंबई स्थित मौसम विभाग के क्षेत्रीय केंद्र ने मुंबई में अगले 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज और कल मुंबई में अलग अलग स्थानों पर भारी से लेकर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की ये विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक सुमित मेहता का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1877 को गुजरात के सूरत में हुआ था। मेहता ने 1910 से 1911 के दौरान चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा की यात्रा की। इस दौरान वे मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जैसे भारतीय क्रांतिकारियों से मिले। इन बैठकों से उनकी विचारधारा का विकास हुआ और वे स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। वे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उमर खयाम के धार्मिक विचारों और कार्यों से प्रभावित हुए। गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित होकर सुमित मेहता सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े और शेष जीवन जन सेवा के लिए समर्पित करने का फैसला किया। सुमित मेहता ने 1927 में गुजरात में बाढ़ राहत कार्यों में भी भाग लिया। वे 1928 में बारदौली सत्याग्रह के दौरान अपनी पत्नी के साथ सरमो शिविर के प्रभारी रहे। उन्होंने 1929 में युवा सम्मेलन आयोजित किया।
मेहता ने बड़ौदा प्रजामंडल के 2 सम्मेलनों की अध्यक्षता की। वे साबरमती, विसापुर और नासिक में 5 वर्ष तक जेल में रहे। उन्होंने किसानों, श्रमिकों और जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए भी काम किया। जाने माने लेखक सुमित मेहता ने अपने जीवन के बारे में आत्मकथा के नाम से पुस्तक भी लिखी, जो उनके निधन के उपरांत 1971 में प्रकाशित हुई। उनकी अन्य पुस्तकों में समाज दर्पण और हालिह जमिन्ना गुलामो शामिल हैं। 15 दिसंबर 1968 को सुमित मेहता का निधन हो गया। इस महान भारतीय को हमारा राष्ट्रवादी सुशीला चेन त्रेहन का स्मरण भी कर रहे हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1923 को पंजाब के पठानकोट में हुआ था। सुशीला उत्साही स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। सुशीला के पिता मथुरादास त्रेहन अपने क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। वे आर्य समाज के प्रमुख सदस्य भी थे। सुशीला कम उम्र में ही आर्य समाज से जुड़ गईं। जब वे उसकी आरंभिक सभा में भाग ले रही थीं और सभा स्थल को घेरे खड़ी पुलिस के लाठीचार्ज में उन्हें भी चोट आई, तब सुशीला ने अन्याय के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लिया। वे राजनीतिक कार्यकर्ता बन गई और 1941 में लंदन चली गईं। उन्होंने बीबी रघबीर कौर के साथ काम किया, जो पंजाब प्रांतीय विधानसभा में कीर्ति गदर पार्टी की सदस्य थी। सुशीला त्रेहन अंग्रेजों से लड़ाई के लिए शकुंतला आजाद के साथ भी शामिल हुई। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत सुशीला त्रेहन ने बच्चों के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन देना जारी रखा और बालिकाओं के लिए 3 विद्यालय और 1 सह शिक्षा विद्यालय खोला। वे डाडूवाल में अपनी ग्राम पंचायत परिषद की पहली महिला पंच थीं। उन्होंने व्यावहारिक धरातल पर दहेज, घरेलू हिंसा और जातिवाद की समस्याओं को दूर करने के लिए तथा अंतर जातीय विवाह के लिए संघर्ष किया। वर्ष 2011 में उनका निधन हो गया। आकाशवाणी की ओर से सुशीला त्रेहन को विनम्र श्रद्धांजलि। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। हम आज स्वतंत्रता सेनानी आलेख पात्रा का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1923 को हुआ था। अहिंसक नागरिक अवज्ञा के माध्यम से पात्रा को ओडिशा के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिक अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन करने की प्रेरणा मिली। चारु भाषामयी जननी जननी जननी, वंदे उत्कल जननी। आलेख पात्रा स्कूल के दिनों में ही स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने लगे। अपने मित्रों के साथ उन्होंने ब्रिटिश राज के विरोध में नीमापाड़ा पुलिस थाने में आग लगा दी। पात्रा को पकड़ लिया गया और पूरी जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने पर पात्रा कोलकाता चले गए और राष्ट्रवादी गतिविधियां जारी रखी। घर जाते समय पुरी रेलवे स्टेशन पर उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में वे अपने कपड़े बनाने के लिए चरखा काटने लगे। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए शौचालयों की साफ सफाई करना, रोजाना समूह में प्रार्थना करना और गांधी जी के अन्य निर्देशों का पालन करना भी जेल में उनकी दिनचर्या थी। जेल से छूटने पर वे वर्धा चले गए और स्वराज, होम रूल और अन्य सर्वोदय कार्यों का प्रशिक्षण लिया। आलेख पात्रा जीवन भर राष्ट्र सेवा करते रहे। 17 नवंबर 1999 को उनका निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी आलेख पात्रा को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज।
आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत आज दोपहर प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगे। उन्होंने कहा कि वो जारी किए गए निर्देश का सम्मान करते हैं और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना उनका दायित्व है। आधिकारिक व्यस्तताओं के कारण राउत मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हो पाए थे। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1-2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। श्रीनगर, मुजफ्फराबाद और जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन शहरों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। लेह और गिलगित में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, गैंगटॉक, कोहिमा, शिलंग, ईटानगर और आइजोल में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटें पड़ सकती हैं। और मुनीश, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हाँ, बिल्कुल लवलीन जी। विशेष तो यही है कि सबसे ऊपर सुर्खियों में छाया हुआ है महाराष्ट्र का घटनाक्रम। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के कल मुख्यमंत्री पद और देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने को दैनिक जागरण ने महाराष्ट्र में एक नाटकीय घटनाक्रम बताते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अप्रत्याशित फैसले ने सभी को चौंका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि छोटे उद्यमियों के लिए बदल रहे हैं नीति, ये कथन हिंदुस्तान में है। पत्र ने आगे लिखा है कि एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है। और अंतरिक्ष में फैले मलबे की सफाई करेगा ब्रिटेन का ऑक्टोपस यान। इस तकनीक को विस्तार से देते हुए हिंदुस्तान लिखता है, मलबे में 17 करोड़ टुकड़े अंतरिक्ष में मौजूद 27,000 को सफाई के लिए चिन्हित किया गया। राजस्थान पत्रिका की खबर है, जेम्स वेब टेलीस्कोप 12 जुलाई को जारी करेगा अंतरिक्ष की सबसे दूर की तस्वीर। और अखबार ने इसे टाइम मशीन शीर्षक देते हुए लिखा है, बीते समय को भी अब देख सकेंगे वैज्ञानिक। और उधर अमर उजाला की खबर ध्यान खींचती कि 1889 में आज ही के दिन हुई थी भारत में पोस्ट कार्ड की शुरुआत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री शिंदे से कल राज्य विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने को कहा। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा। सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक को आज से चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया। 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में इस वर्ष मई में 18.1% की वृद्धि। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से लागू। अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल आज असम में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करेगा। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज ओडिशा के जगन्नाथपुरी में शुरू हो रही है। और ओलंपिक चैंपियन भारत की नीरज चोपड़ा ने स्वीडन के स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग टूर्नामेंट में भाला फेंक स्पर्धा में अपना पहला पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।